नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ चैप्टर 3 हिस्ट्री का, दैट इज़ द दिल्ली सुल्तान्स। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने यह चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बेसिकली इससे पहले वाले चैप्टर में बेटा हमने चोला डायनेस्टी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, आपने देखा दिल्ली एक मेजर कैपिटल बन के उभर रही थी। दैट वॉज अ बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी, और दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन चुकी थी, इसके लिए वो एक कैपिटल भी बन रही थी। और 21वीं सेंचुरी में हमें यही देखने को मिलती है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली जो थी, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अंडर द तोमरा राजपूत, मतलब राजपूत डायनेस्टी आई, उसमें सबसे पहले कौन आए? तोमर राजपूत। तो हु वर द डिफेटेड इन द, और उनको डिफेट कर दिया मिडिल 20वीं सेंचुरी में बाय द चौहानस, जिसे हम चाहमनास भी बोलते हैं, जो कि अजमेर के राजा थे। तो फिर मतलब तोमर को किसने हरा दिया? चौहान्स ने। इट वॉज अंडर द तोमर एंड चौहान दैट द दिल्ली बिकेम द इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। अब चौहान और तोमर के अंडर में ही दिल्ली बन गई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर, है ना। तो मैनी रिच जैन मर्चेंट लिव इन सिटी, मतलब बहुत जैन जो मर्चेंट होते थे ना, वो इसी सिटी में आपको देखने को मिलते थे। एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए। कोइन मिंटेड हियर, कोइन को भी यहाँ पे बनाए जाते थे, जिनको हम बोलते थे दिलवाल, डेलीवल। हैड वाइड सर्कुलेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइड सर्कुलेशन में आ गया था वो कॉइन। द अब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू द कैपिटल दैट कंट्रोल द वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत के आते ही दिल्ली क्या हो गई? एक फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनती चली गई। जब सल्तनत आए, सल्तनत किसे बोलते हैं? देखो, 5 मुस्लिम किंगडम जो आए ना, उसको हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब ये जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। 5 डायनेस्टी कौन कौन सी थी, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो द दिल्ली सल्तनत बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नो एज दिल्ली। अब दिल्ली सल्तनत ने बहुत सारे एरिया को बनाया जिसको हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। और अभी हम मैप में देखेंगे भी, ये देखो मैप, दिल्ली का मैप ये रहा, ये आपको पता चल रहा है, ये आपको दिल्ली दिखाई दे रही है। तो अब हम आगे और बढ़ते हैं। जैसे आपको मैंने बताया, सबसे पहले कौन आए थे? तोमर आए थे। फिर उसके बाद तोमर के जो पहले राजा थे, उस तोमर के बाद अंगपाल आए। फिर उसके बाद चौहान आए, फिर पृथ्वीराज चौहान। ये सारी चीज़ें हमने देखी। चौहान डायनेस्टी आई ना, तोमर में जो राजा था वो अंगपाल थे, और चौहान डायनेस्टी में आपको देखने को मिलते हैं पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद आपके आए सल्तनत डायनेस्टी। सल्तनत में सबसे पहले कौन आए? तुर्किश, फिर खिलजी, फिर तुगलक। फिर उसके बाद आपको देखने को मिला सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। अब सबसे पहले हम देखते हैं तुर्किश में कौन कौन आया। कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने स्थापना करी तुर्किश डायनेस्टी की। और फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्ताना, गियासुद्दीन बलबन। उसके बाद आए खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में सबसे पहले कौन आए? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। फिर तुगलक डायनेस्टी में कौन आए? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक। फिर उसके बाद आए फिरोज शाह तुगलक, जिनके नाम से आज एक फिरोज शाह कोटला ग्राउंड भी जाना जाता है। सैयद डायनेस्टी में कौन आए? आपके खिज़्र खान। फिर लोधी डायनेस्टी में कौन आए? बहलुल लोधी। तो ये सारी डायनेस्टीज़ हैं, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। अब फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें पता कैसे चलता है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ऑल द इंस्क्रिप्शन, मेरे को आपको पता ही है, इस इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। कॉइन एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो इंस्क्रिप्शन थे, कॉइन्स थे, आर्किटेक्चर थे, ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली वैल्यूबल आर हिस्ट्रीज़, और हिस्ट्रीज़ हमें देखने को मिलती है। जैसे एक वर्ड दिया हुआ है तारीख, जिसे सिंगुलर में बोलते हैं, और तारीख इसे प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं। तारीख सिंगुलर है और तारीख प्लूरल फॉर्म है, दोनों एक ही है, जो कि पर्शियन में लिखी हुई है। वो एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें काफ़ी नॉलेज देती है, जो भी सल्तनत के अंडर में थी। तो ये सारी चीज़ें, ये एक फ़ोटोग्राफ है, ये आपको बताया हुआ है कि कैसे ये लोग क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन बनाते थे। सबसे पहले ये क्या करते थे, पेपर को प्रिपेयर करते थे,
फिर उस पर टेक्स्ट राइटिंग करते थे, फिर उसको मेल्टिंग गोल्ड हाईलाइट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी ना उसको हाईलाइट कर देते थे जो लिखते थे, फिर उसके बाद उसको क्या कर देते थे, बाइंड करते थे। तो इस हिसाब से उनका क्या हो जाता था, इंस्क्रिप्शन तैयार हो जाता था। द ऑथर ऑफ तारिक वर लर्न मैन, जो ऑथर होते थे ना तारिक के, वो क्या होते थे, एक इंटेलिजेंट लर्न मैन होते थे, अच्छे खासे। तो सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट एंड कोर्टियर्स हु बोथ रिकाउंट इवेंट एंड एडवाइस द रूलर, ये सारे क्या करते थे, इवेंट को रिकाउंट करते थे और रूलर जो होते थे ना उनको एडवाइस भी करते थे कि गवर्नेंस कैसे किया जाए, एम्फोसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस एंड रूल, ये सारी चीज़ें उनको अच्छी तरीके से बताते थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती थी। द सर्कल ऑफ जस्टिस, एक फ़क्र मुदब्बिर रोट इन द 13th सेंचुरी, इन्होंने लिखा हुआ है, अ किंग कैनॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, एक किंग जो है वो सोल्जर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, और सोल्जर जो है बिना सैलरी के सर्वाइव नहीं कर सकता। और सैलरी कहाँ से आती है, रेवेन्यू से आती है। रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, पीजेंट से मिलता है। बट अगर पीजेंट रेवेन्यू नहीं पे करेंगे तो वो ना सोल्जर चल पाएंगे ना राजा चल पाएगा। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो पीजेंट है ना वो प्रॉस्परस हो और बहुत ज़्यादा खुश हो। दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, और ये कब हो सकता है, जब किंग अच्छा खासा जस्टिस और ऑनेस्ट गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होंगी और आपका एक अच्छा किंगडम चलेगा। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं। कीप ऑल द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड, और ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। द फर्स्ट ऑथर ऑफ तारिक लिव्ड इन सिटी, जो तारिक के जो ऑथर होते थे ना वो कहाँ पे रहते थे, सिटीज़ में रहते थे, जो कि मेनली दिल्ली जाने जाती थी, और वो कभी कभी विलेज में जाते थे। तो दे ऑफन रोट द हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड, और जो तारिक्स होते थे ना वो क्या करते थे कि जो भी सुल्तान के बारे में लिखते थे वो किस लिए लिखते थे, सुल्तान की हिस्ट्री क्यों लिखते थे, ताकि सुल्तान उसे क्या देगा, कुछ रिवार्ड देगा, कुछ इनाम देगा। इसकी लालच में वो लोग क्या करते थे, सुल्तान के बारे में लिखा करते थे। दीज ऑथर एडवाइज्ड रूलर ऑन द नीड टू प्रिजर्व आइडिया सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द बर्थ राइट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्टिंक्शन, देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी। तो ये सारी चीज़ों पे क्या करते थे, काफ़ी एडवाइस किया करते थे ये सारे जो भी आपके तारिक होते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही है। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया सुल्तान बिकेम द, देखो अब क्या होता था, पहले लड़की तो सुल्तान बनती नहीं थी, तो अब जो इल्तुतमिश की डॉटर है ना वो पहली बार बन गई 1236 में दिल्ली की सुल्तान बन गई, जो कि हमको देखने को मिलता है। जो कौन लिखता है, मिनाज सिराज, ये बताते हैं हमें कि रिकग्नाइज दैट द शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड दैन द हर 4 ब्रदर, मतलब उनके 4 भाई थे, उनसे सभी से अच्छी क्वालिफाइड, मतलब अच्छी खासी एबिलिटी रखने वाली कौन थी, ये आपकी रजिया सुल्ताना, ये बताते हैं ऐसा। तो बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थे कि एक लड़की रूलर बन जाए, ये उनको बर्दाश्त नहीं होता था। ये सारी चीज़ें बताते हैं। नो वर द नोबल हैप्पी एट हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली, और जो नोबल्स होते थे उस कोर्ट में वो भी हैप्पी नहीं होते थे कि ये सारी चीज़ें एक लेडीज़ हम पे रूल करे, ये सारी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती थी। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन, उनको हटा दिया गया, मतलब अगले 4 सालों में उन्हें हटा दिया गया, जो कि 1240 में आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मिनाज सिराज की जो रजिया के बारे में थॉट थी वो सारी चीज़ें बताते हैं कि हाँ एक लड़की कैसे सुल्तान बन सकती है, ये सारी चीज़ें, यही चीज़ें बता रहे हैं जो मैंने ऊपर आपको डिस्क्राइब कर दिया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, जैसे एक रुद्रमा देवी, वो भी कहाँ की, काकटिया डायनेस्टी की बनी थी, और फिर दिद्दा जो कश्मीर में जिसने रूल किया था। तो ये आपको नाम याद रखना है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। अब गैरिसन टाउन से लेकर एम्पायर बनने की कहानी, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन कैसे हुआ उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अब एक वर्ड है हिंटरलैंड, आपको ये समझ लेना है हिंटरलैंड क्या होता है और गैरिसन टाउन क्या होता है।
हिंटरलैंड का क्या होता है बेटा, जहाँ वो एक इम्पोर्टेंट सिटी होती है जहाँ से गुड्स की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। और गैरिसन टाउन क्या होता है, एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर, जो सोल्जर के साथ एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट, मतलब एक फोर्ट बना लिया और वहाँ पे चारों तरफ क्या कर दिया, एक सोल्जर को तैनाती कर दी, मतलब एक अच्छा खासा एम्पायर। तो उसी हम बोलते हैं गैरिसन टाउन और हिंटरलैंड। आपको पता चल गया हिंटरलैंड क्या होता है और गैरिसन टाउन क्या होता है। ये आपको दो वर्ड क्लियर होने चाहिए ताकि आगे आपको। अब हम देखते हैं जो अर्ली 13वीं सेंचुरी थी, उस समय जो था ना सल्तनत का कंट्रोल दिल्ली तक ही सीमित था। वो दिल्ली से बाहर बहुत ही रेयरली जा पाते थे, उनके फोर्ट वगैरह टाउन वगैरह बहुत ही कम होते थे। और वो ऑक्यूपाइड कर ले, कौन ऑक्यूपाइड कर लेता था, गैरिसन वगैरह, मतलब जो गैरिसन टाउन वगैरह सोल्जर वगैरह वो सारी चीज़ें क्या कर लेते थे, कैप्चर कर लेते थे। और फिर हिंटरलैंड भी इनके कैप्चर हो जाते थे। तो इस तरीके से इनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। क्यों? क्योंकि देखो सिंध से लेकर बंगाल तक का जो रीजन था ना, वो उसके बीच में काफ़ी दूरी थी, और दूरी थी तो इनके पास अच्छे खासे ट्रेड रूट भी नहीं थे। और फिर उसके बाद इनके पास अच्छा खासा कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं थे। मतलब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हुई थी, और वेदर की भी प्रॉब्लम होती थी, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं। और कभी का और एक बार तो और जब मंगोल का इन्वेजन हो गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ गई। इससे क्या हो रहा था, जो सुल्तान जो सल्तनत हो रही थी ना, सुल्तान्स वगैरह वो सारे क्या हो रहे थे, वीक पड़ते चले जा रहे थे। अब उसी बीच में तीन सुल्तान आए जो कि बहुत ही, जिन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेंशन किया, जैसे गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। इन तीनों ने अच्छा खासा एक्सपेंशन किया। अब इन्होंने कैंपेन लॉन्च की। अब दो कैंपेन लॉन्च किए, एक तो इंटरनल फ्रंटियर और दूसरा क्या था, एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब इंटरनल फ्रंटियर में इन्होंने क्या किया, जितने भी आपके हिंटरलैंड थे ना, हिंटरलैंड जहाँ पे ट्रेड वगैरह होता था, उनको अच्छी तरीके से कंसोलिडेट किया, उनको गैरिसन टाउन से बचाया, गैरिसन वगैरह से बचाया, मिलिट्री से, मतलब जो भी लुटेरे होते थे ना उनसे बचाया। और वहाँ पे अच्छी खासी अपनी गैरिसन डेवलप करी। ये सारी चीज़ें उन्होंने करी। और ड्यूरिंग दिस कैंपेन, अब इस कैंपेन के दौरान क्या किया इन्होंने, जितना भी फॉरेस्ट था ना अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। गंगा जमुना दोआब वाला जो एरिया था ना, जहाँ पे हंटर और गैदरर और जो भी आपके चरवाहे वगैरह रहते थे, उनको सबको क्या कर दिया, वहाँ से एक्सपेल कर दिया, उनका हैबिटेट जो था वहाँ पे ख़त्म कर दिया। और फिर दीज लैंड वर गिवन टू द पी, और जितनी भी ज़मीनें थी वो सारी पीजेंट को दे दी। और एग्रीकल्चर को इन्होंने क्या किया, खूब एनकरेज किया। और वहाँ पे नए नए फोर्ट्स बनाए, टाउन्स बनाए, इस्टेब्लिशमेंट उनकी अच्छी अच्छी खासी करी। और ट्रेड को खूब प्रमोट किया, जिससे क्या हो गया, आपका ट्रेड रूट भी अच्छा खासा डेवलप हो गया, और ट्रेड रूट भी आपका क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब जो दूसरा जो एक्सपेंशन उन्होंने किया ना, वो कहा एक्सटर्नल फ्रंटियर। इसमें क्या, जितने भी सल्तनत थे ना, उन्होंने क्या किया, मिलिट्री को अच्छी खासी डेवलप किया। साउथ इंडिया में भी अच्छा खासा में मिलिट्री को डेवलप किया। किसके रेन में ज़्यादातर डेवलपमेंट आई, आपकी अलाउद्दीन खिलजी के रेन में देखने को मिलती है, और मोहम्मद तुगलक के इस समय में काफ़ी डेवलपमेंट हुई, अच्छी खासी मिलिट्री की। इन्होंने काफ़ी मिलिट्री को बढ़ावा दिया। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और इनकी सल्तनत में इन्होंने काफ़ी कुछ कैप्चर किया, जैसे एलिफेंट, हॉर्सेस, स्लेव्स एंड प्रीशियस जो मेटल्स होते थे, इन सभी चीज़ों को इन्होंने क्या किया, अपने पास रखा। और इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा डेवलपमेंट कर दिया। और और फिर उसके बाद क्या हो गया, इनके रैन का जो इनका समय काल था 150 साल में ये लोग क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने को देखने को मिलती है। इन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा खासा डेवलपमेंट किया उस एरिया में। अब हम थोड़ा जान लेते हैं मस्जिद के बारे में। मस्जिद क्या होती है बेटा, मस्जिद जो है मॉस्क को बोलते हैं, जो कि अरबिक वर्ड में है ना। मस्जिद अरबिक वर्ड में है, इसका मतलब होता है मॉस्क। इसका मतलब होता है जहाँ पे मुस्लिम जितने भी होते हैं ना, वो इकट्ठा होके अल्लाह के सामने झुकते हैं, उनके सामने प्रेयर करते हैं। और मस्जिद जामी और मस्जिद जामा मस्जिद, ये सारे क्या है, उसके एग्जाम्पल हैं। और कुछ होते हैं कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क। कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क क्या होता है, जो यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होके क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होते हैं और नमाज पढ़ते हैं, इसको ऐसा। और इस तरीके से हुआ। फिर मेंबर ऑफ द कॉन्ग्रीगेशनल मोस्ट रिस्पेक्टेड, जो उनका जो मेन हेड होता था ना, वो अपने, जिसे हम बोलते हैं इमाम, उसको चूज़ करते थे। वो क्या होते थे, बहुत ही रिस्पेक्टेड होते थे। वही इनके रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे, मतलब उनको हेल्प करते थे कि कैसे क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। और जो इनके स्पेशल डे होता था ना, वो होता फ्राइडे, जिनको ये इनकी लैंग्वेज में जुम्मा बोलते हैं, है ना। जुम्मा का दिन जो कि आपकी नमाज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा था। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। ड्यूरिंग प्रे के दौरान जो मुस्लिम होते हैं ना, वो मक्का के सामने अपना फेस करके खड़ा होते हैं। और ये इंडिया में देखा जाए तो वेस्ट की साइड आपको देखने को मिलता है।
तो इसको हम किबला भी बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया बेटा। अब कुछ मस्जिद के बारे में जान लेते हैं, जैसे आपकी कुव्वत कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क, जो कि किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, इन सब ने मिलके बनाई थी। और भी काफ़ी सारी मॉस्क है, जैसे ये आपकी क्या नाम है इसका, बेगमपुरी मॉस्क, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय बनी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोहम्मद तुगलक के समय बनी थी। और उसके बाद मौत मौत की मस्जिद भी किसने? सिकंदर लोदी के समय में बनी थी। और ये आपकी मॉस्क जमाली कमाली मस्जिद, ये भी किसके? सिकंदर लोदी के समय बनी थी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लोदी डायनेस्टी के समय बनी थी। तो अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। अब लोदी के बाद तो बेटा आपको पता ही है मुग़ल आ जाते हैं, तो लोदी के बाद हम अगले चैप्टर में उसको अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड द तुगलक। मतलब इनके समय कालीन में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था ना, उसका कैसे कंसोलिडेशन हुआ उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो, द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर। अब देखो कितना कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या किंगडम को अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? एक रिलायबल गवर्नर चाहिए। अब रिलायबल गवर्नर कैसे मिलेंगे? तो इन्होंने क्या किया कि जो एरिस्टोक्रेट होते थे ना, एरिस्टोक्रेट कौन होते हैं बेटा? जो हाई एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे होते थे ना पहले से, उनको बोलते थे एरिस्टोक्रेट। उनको ना अपॉइंट करके इन्होंने क्या किया? दूसरे अपने स्लेव्स वगैरह को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। खास करके इसमें आता है इल्तुतमिश की बात। अब इल्तुतमिश जो थे, इन्होंने किसको फेवर किया? स्लेव्स को। और वो क्या करते थे? खरीद के लाते थे स्लेव्स को, उन्हें परचेज करते थे और मिलिट्री सर्विस में क्या करते थे? उन्हें अपॉइंट कर देते थे, जिन्हें हम बोलते थे बंदागन पर्शियन लैंग्वेज में। और फिर इसके बाद देवर केयरफुली, अब उनको अच्छी तरीके से ट्रेन करते थे, उनको पॉलिटिकल ऑफिस में बिठाते थे और अपने ही किंगडम में, मतलब वो लोग क्या करते थे? स्लेव को अच्छा खासा अपॉइंट कर रहे थे, वो ना कि किसी एरिस्टोक्रेट को अपॉइंट कर रहे थे। तो ये इन्होंने अपना ही मतलब एक नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो दे वर द केयरफुली ट्रेंड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम। ये सारे आपने देख लिया। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर्स, द सुल्तान्स कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन दैम। और ये क्या करते थे? जितने भी सुल्तान्स होते थे, ये इन पे, क्योंकि अब देखो इनको खरीद लिया है ना, अब इनको खरीद लिया है तो सुल्तान क्या होते थे? इन पे अच्छा खासा ट्रस्ट कर सकते थे। और ये भी क्या होते थे? ये गुलाम होते थे। और ये क्या होते थे? एक वफादारी का काम करते थे। तो सुल्तान को इन पे क्या होता था? बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट होता था। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब जैसे खिलजी एंड तुगलक continued use the Bandagan and also raised the people humble birth who were often their clients। मतलब अब इन्होंने यही चीज़ें कंटिन्यू रखी। किसने? खिलजी और तुगलक ने यही चीज़ें कंटिन्यूज रखी। और ये भी क्या करते थे? हाई पॉलिटिकल पोजीशन किसको देते थे? अपने क्लाइंट को ही देते थे। क्लाइंट कौन होते थे? जो गरीब होते थे, है ना, जो लोअर बैकग्राउंड से होते थे। ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती है। तो अब कुछ लोग बोलते थे ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलते हैं हमें। अब स्लेव एंड क्लाइंट वर लॉयल देयर मिनिस्टर। जो स्लेव्स होते थे और क्लाइंट्स होते थे ना, वो अपने मिनिस्टर के थ्रू क्या होते थे? मास्टर के थ्रू क्या होते थे? लॉयल्स होते थे। मास्टर कौन होते थे बेटा? वो जो राजा होते थे, जो उनको खरीद के लाते थे, वो उनके, जैसे खिलजी खरीद के लाया तो वो उनके मास्टर हो गए। तो ये क्या होते थे? बड़े ही ज़्यादा लॉयल होते थे। अब ये सिर्फ और सिर्फ उनके मास्टर के ही लॉयल होते थे, ना कि उनके बच्चों के, ना उनकी आने वाली पीढ़ियों के। तो जैसे कोई मोनार्क है, राजा है, उसका बेटा होगा, तो ये जो स्लेव्स होंगे ना, इनके रिलायबल, मतलब इनके लिए लॉयल नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। तो द पैट्रोनेज ऑफ द हम्बल पीपल ऑफ दिल्ली सल्तनत ऑल्सो चेक्ड मैनी एलिट्स एंड द ऑथर ऑफ पर्शियन त्वारिक। जो त्वारिक्स होते थे ना, वो क्या करते थे? बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे। किसको? सुल्तान्स को। वो बोलते थे ये लो बेस्ड बोर्न लोगों को क्या कर रहे हैं? हाई प्रोफेशन जॉब दे रहे हैं, जो कि ये इनके लिए कैपेबल नहीं है। अब इन्हें क्या करना चाहिए था? ये चाहते थे कि बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट होते हैं ना, उनको ही ये सारी पोजीशंस
मिलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली के सुल्तान थे वो ऐसा नहीं करते थे। जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है मोहम्मद तुगलक ने जो अपॉइंट किए थे, जैसे इन्होंने अजीज़ कुमार को अपॉइंट किया था जो कि वाइन डिस्टिलर थे, वाइन डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वाइन बांटते थे। और फिरोज़ हज़ाम को जो कि बार्बर थे, और तबक तबक को जो एक कुक थे। इस तरीके से इन्होंने बताया है कि ये किस किस को अपॉइंट करते थे, मतलब लो बेस्ड बर्थ को ये लोग क्या करते थे, अपॉइंट करते थे। इनमें कुछ ये लोग क्या सोचते थे कि ये लोग ज़्यादा ईमानदार रहेंगे एज़ कम्पेयर टू द जो एरिस्टोक्रेट हैं उनसे। अब जैसे लाइक द अर्लियर सुल्तान, जैसे पहले सुल्तान करते थे, खिलजी और तुगलक ने भी वही चीज़ें क्या करी, कंटिन्यू रखी। जैसे कि अब मिलिट्री का कमांडर अपॉइंट करने के लिए, और फिर जो गवर्नर होता था टेरिटरी वेरिंग साइज़, अब टेरिटरी की जो साइज़ होती थी वो भी इन्होंने सेम रखा है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया। लेकिन वहाँ पे जो होते थे इक़्तादार, जो भी उस टेरिटरी को कंट्रोल करता था, वो जो टेरिटरी होती थी, जो साइज टेरिटरी का साइज़ होता था ना, उसे इक़्ता बोलते थे। और जो उस टेरिटरी के साइज़ को कंट्रोल करता था उसे हम बोलते थे इक़्तादार, या फिर मुफ्ती भी आप बोल सकते हो। द ड्यूटी ऑफ द मुफ्ती, ड्यूटी मुफ्ती की क्या होती थी कि आपको क्या करना है, मिलिट्री के कैंपेन को लीड करना है, उसे मेंटेन करना है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको सबको मेंटेन करना है कि उनके इक़्ताज़ में। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। इन द एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुफ्तीज कलेक्टेड रेवेन्यू फॉर देयर असाइनमेंट एज अ सैलरी, और वहीं से वो लोग क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उनकी सैलरी भी वहीं से मिलती थी। और जो मिलिट्री के पर्सन्स होते थे ना, उनकी भी सैलरी उसी में से ही ये लोग क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। मतलब अलग से इनके लिए कोई पैसा नहीं होगा। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर फॉर दीज रेवेन्यू। अब जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे ना इक़्तादार, इक़्ता में से जो गांव में जो भी लैंड होती थी, तो उसी में से ये लोग क्या करते थे, अपनी सैलरी भी कलेक्ट करते थे, और सोल्जर की सैलरी भी क्या होती थी, उसी में से ही डिस्ट्रीब्यूट होती थी। कंट्रोल ओवर द मुफ्तीज वॉज नॉट इफेक्टिव इफ इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल। अब इन्होंने क्या किया और चेंज किया, इन्होंने क्या बोला कि जो जो इनकी जो ऑफिस है ना, जो इक़्तादार है, इनकी ऑफिस जो है ना हेरिटेबल नहीं रहेगी, इनहेरिटेबल रहेगी। मतलब इनके बेटे वो ये पोस्ट ज़्यादा दिन ये नहीं ले सकेंगे। और ये लोग क्या करते थे, एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए भी इक़्तादार क्या होते थे, अपॉइंट होते थे, जितने मुफ्ती होते थे। तो और काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन भी इन्होंने लगा रखे थे। दीज हार्श कंडीशन ऑफ अ सर्विस वर रिगरसली इम्पोज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो ये सारी जो इक़्तादार के ऊपर खास करके इन्होंने काफ़ी हार्श कंडीशन ये सारी क्या कर रखी थी, इम्पोज करके रखी हुई थी। अकाउंटेंट वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट डू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुफ्तीज। अब इनको चेक करने के लिए इन्होंने एक अकाउंटेंट भी लगा दिया। जैसे जो मुफ्ती होगा ना, उसको भी चेक करा जाएगा। कौन चेक करेगा, वो है अकाउंटेंट चेक करेगा कि हाँ ये सही से सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि ज़्यादा टैक्स तो वसूल नहीं कर रहे लोगों से, है ना। जैसे इस ज़मीन का 300 रुपये आपका टैक्स है, तो 300 ही रुपये ही ले, ज़्यादा ना ले। और फिर उसके बाद कुछ गलत तरीके से यूटिलाइज़ ना करे, और जितने सोल्जर चाहिए उतने ही सोल्जर होने चाहिए, ज़्यादा सोल्जर भी ये लोग अपॉइंट ना करें। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे। जितने भी अकाउंट थे, अकाउंटेंट किसको कंट्रोल कर रहे थे, मुफ्तीस, और मुफ्तीस किसको कंट्रोल करते थे, इक़्ताज़ को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मुफ्ती को हम इक़्तादार भी बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एज द दिल्ली सुल्तानेट बोर्ड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल। अब जितने भी हिंटरलैंड थे सुल्तनत ने क्या किया, सारे अपने अंडर में ले लिया। हिंटरलैंड तो मैंने बेटा आपको पीछे बता दिया हिंटरलैंड क्या होता है। देयर फोर्स एंड लैंडेड चैफ्टान द समंता एरिस्टोक्रेट एंड रिच लैंडलॉर्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। अब इन्होंने बोला जितने भी समंताज हैं, एरिस्टोक्रेट हैं, जो भी हमने पिछले चैप्टर में भी अच्छी तरीके से समंताज क्या होते थे उनको समझा है। तो वो सारे जो खिलजी होते थे, जितने भी सल्तनत होते हैं ना, वो उनको बोलते थे कि आपको हमारी अथॉरिटी क्या करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप यहाँ से आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो इस तरीके की ये लोग कंडीशन रखते थे। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रोट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन टाउन। तो देखो ऐसा होता था
कि जो जितने भी ये मैं आपको बता देता हूँ, जो सामंताज होते थे, एरिस्टोक्रेट होते थे ना, ये क्या करते थे, लैंड तो खुद तो टैक्स भरते नहीं थे लेकिन दूसरों से टैक्स लेते थे। तो जो ये खिलजी जो सल्तनत थे ना, इन्होंने क्या किया, नहीं भाई तुम भी किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे और तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके का इनके ऊपर क्या लगा दिया, पनिशमेंट लगा दिया और ये सारी कंडीशंस इनके ऊपर रख दी। तो ये सारे एरिस्टोक्रेट भी क्या हो गए, बेचारे इनके अंडर में ही आ गए। तो काफ़ी टाइप के टैक्सेस लगाए जाते थे। सबसे पहले खराज, और फिर दूसरा कैटल पे टैक्स लगता था, और फिर हाउसेस पे भी टैक्स लगता था। जैसे खराज मतलब क्या होता था, देखो जो भी आप कल्टीवेशन कर रहे हो ना, उसका 50% आपको किंग को देना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो भी पीसेंट प्रोड्यूस कर रहा है, फिर कैटल पे भी और फिर घर पे भी आपको सारे टैक्स आपको देने ही पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने खिलजियों ने मतलब काफ़ी कुछ चेंज किया। तो ये आप समझ सकते हो बेटा कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। इक़्तिदार, मुक्ति, ये सारी टर्म्स है ना, आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये सारी टर्म्स अगर ध्यान हो गई ना, तो ये सारी चीज़ें आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। हम दिल्ली सुल्तान, तो देखोगे ना, अब जो इस कॉन्टिनेंट का बहुत सारा पार्ट था ना, जो दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल में नहीं आ पा रहा था, वो आउट ऑफ कंट्रोल था दिल्ली सुल्तनत के। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। अब दिल्ली से बंगाल को कंट्रोल करना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है। एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग सदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकेम द इंडिपेंडेंट। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। द इवन द गंजेटिक प्लेन वर देयर फॉरेस्टेड एरिया। तो ये सारा सारा क्या कर रहे थे, अपने अंडर में लेते चले आ रहे थे। तो द सुल्तान, अब एक मिनट, द सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट बी पेनिट्रेट। अब सल्तनत की फोर्स थी होती तो वो क्या होती थी, अच्छी खासी इन्होंने स्ट्रॉन्ग बना ली। अब जो चेफ्टान थे और इस्टेब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन। अब जितने भी होते थे ये सब क्या करते थे, हर जगह अपना रूलर इस्टेब्लिश करते चले जाते। सम टाइम द रूलर लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड द मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरिया बट ओनली फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। अब वो लोग क्या करते थे, कभी कभी अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे वो वहाँ पे लगा देते थे कि हाँ भाई जैसा हम बोल रहे हैं वैसा आपको करना ही पड़ेगा इस एरिया में। तो जैसे मंगोल अंडर गेंगिस खान, उन्होंने क्या किया, इन्वेड कर दिया था किस पे, ट्रांसोनिया ट्रांसोजीनिया जियाना पे अटैक कर दिया। जैसे नॉर्थ ईस्ट ईरान में भी अटैक किया और इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे भी अटैक कर दिया। तो इसकी वजह से इन पे काफ़ी अटैक होते। तो इसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को अपनी एक बहुत बड़ी फोर्स भी बनानी पड़ गई, स्टैंडिंग आर्मी बनानी पड़ गई। तो हम जानेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं कि ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच में थोड़ा हम डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। इसको हम डिटेल से जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली में दो बार अटैक हुए, जो ये डेट दे रखी है आपको। और इन्होंने काफ़ी अच्छा डिफेंस किया, इसके लिए इन्होंने अच्छी खासी स्टैंडिंग आर्मी भी बनाई। इसके समय में भी काफ़ी अटैक हुए मोहम्मद तुगलक के बीच में और इन्होंने भी काफ़ी अपनी स्टैंडिंग आर्मी अच्छी खासी बनाई। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस बता रहे हैं। जैसे जैसे जाएंगे आपको और ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन। अब इन्होंने क्या किया, एक नया गैरिसन टाउन अपने सोल्जर्स के लिए क्या बनाया, नया गैरिसन टाउन बनाया, ताकि जो सोल्जर लड़ रहे हैं, स्टैंडिंग आर्मी है, वो क्या कर सके, वहाँ पे रह सके। लेकिन जो तुगलक, ये क्या नाम है इसका, मोहम्मद तुगलक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नया गैरिसन टाउन ना बना के दिल्ली एक कोना जो था एरिया, वहाँ से लोगों को खाली करके वहाँ पे सोल्जर को रखना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखो, ये गलत चीज़ हो गई है ना। फिर उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों को खाना खिलाने के लिए किसानों पे 15% टैक्स लगाया और ज़्यादा नहीं लगाया। लेकिन इन्होंने क्या किया, तुगलक ने, इन्होंने 50% टैक्स लगाया, उसके ऊपर और भी टैक्स लगा दिया। तो ये भी देखो, ये भी गलत हुआ। तो ये सारे हमें पता चलते हैं। और द सोल्जर हैड पेड टू, जो अलाउद्दीन खिलजी होता था ना, वो क्या करता था, जो
सैलरी कैश में देता था, ना कि इक्ता के तौर पे। इक्ता के तौर पे मतलब ज़मीन वगैरह नहीं देता था, वो सिंपल कैश में सैलरी को देता था। और वहीं पे मोहम्मद तुगलक क्या करता था, उन्हें सैलरी तो पे करता था और उसने अचानक ही एक टोकन करेंसी लॉन्च कर दी। अब वो टोकन क्या होता था, टोकन क्या होता था, सोने और सिल्वर के बनी होती थे। अब लोगों ने क्या किया, उस जो करेंसी होती थी वो क्या किया, लोगों ने उसको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। मतलब उसको घरों में रखने लगे सोना चांदी लोग, और बाहर लोग, मतलब इसकी ये पॉलिसी भी क्या हो गई, फेल हो गई, जो टोकन करेंसी वाली पॉलिसी थी। अब अलाउद्दीन का जो एडमिनिस्ट्रेटर था यहाँ पे बताया जा रहा है वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने लोगों को शिफ्ट कर दिया और फिर उसने टैक्स भी बढ़ा दिया। उसके बाद ये टोकन करेंसी का जो फेलर था ये भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हम बता सकते हैं ये यहाँ पे आपसे बोल सकते हैं मोहम्मद तुगलक क्या हो गए, फेल हो गए। किसके सामने? अलाउद्दीन खिलजी के सामने एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में फेल हो गए। अब ऐसा नहीं है, देखो अब सल्तनत इसके बाद और भी 15th एंड द 16th सेंचुरी में भी और भी रूलर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे देखो टेबल में आपने देखा सैयद एंड लोधी डायनेस्टी इसके बाद आई। अब सैयद और लोधी डायनेस्टी आई, जैसे आपको मैंने ऑलरेडी हमने टेबल में देख लिया है। और 1526 में ये पूरी डायनेस्टी एंड हुई और यहाँ पे लोधी और बाबर के बीच में युद्ध होता है, जहाँ पे बाबर जीत जाता है और उस समय पे क्या होता है, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छी तरीके से उसको पढ़ेंगे। सम टाइम द स्टेट एस्टैब्लिश देयर पीरियड स्मॉल बट पावरफुल एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे शेरशाह सूरी थे, उन्होंने क्या किया था, अपना जो पावर था, अपना जो किंगडम था ना, जो स्टेट था, उसको अच्छी तरीके से क्या किया था, वेल मैनेज किया था। तो ये यही चीज़ बता रहे हैं। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं। और फिर शेरशाह सूरी ने किसको हराया था बेटा? हुमायूं को हराया था। फिर हुमायूं को फिर इन्होंने मतलब लगभग 15 साल इन्होंने राज किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। और उसके बाद कौन आए? अकबर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी मुग़ल एम्पायर में पढ़ेंगे। अकबर का फिर काफ़ी अच्छा खासा शासन चला। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ना अकबर का, वो किससे फॉलो किया था? शेरशाह सूरी से ही फॉलो किया था, क्योंकि शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ना काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव था, इसलिए ये सारी चीज़ें अकबर ने फॉलो करी। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। अब यहाँ पे बताया हुआ है 3 ऑर्डर द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड क्रूसेड्स। क्रूसेड्स के बारे में देखो, ऐसा होता है जब इंडिया में ये सारी चीज़ें चल रही थी तो फ्रांस में 3 ऑर्डर पास हो चुके थे। जैसे जो चर्च में रहते थे उनके लिए अलग सोसाइटी में, और जो फाइट करते थे उनके लिए अलग, और जो टेल्ड करते थे मतलब कि किसान वगैरह थे वो अलग। 3 ऑर्डर पास हो गए। तो चर्च वगैरह क्या करते थे, अपना एक पीस ऑफ गॉड लेके आ गए। वो क्या करते थे कि हाँ हम ही सबसे सुपीरियर हैं, अपनी मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब देखो क्रूसेड्स बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में जब आएगा ना तो डिटेल से डिस्कशन करेंगे। क्रूसेड में क्या होता था, इन्होंने क्या कर दिया, जो मुस्लिम लोगों ने एक्वायर कर ली थी टेरिटरी, कौन सी? जेरूसलेम की। तो लोगों ने कुछ लोग फ्रांस से कुछ लोगों को भेजा, भाई ये हमें टेरिटरी अपनी क्या करनी है, निकलवानी है, ऐसे करके काफ़ी कुछ हो रहा था यहाँ पे। तो इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा टॉपिक है, जब आएगा तो मैं अच्छी तरीके से डिस्कशन करूँगा। अब हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है बेटा। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले, फर्स्ट रूलर एस्टैब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। विच रूलर फर्स्ट, कौन सा रूलर था जिसने फर्स्ट अपनी दिल्ली में कैपिटल स्टैब्लिश करी थी? तो ये आपको बताना है, तोमर था, राजपूत था, या कौन था, ये आपको बताना है। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत? तो पर्शियन लैंग्वेज थी, ये तो बेटा आपको पता ही होगा। इन हुज रेन डिड द सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट? किसके रेन में सल्तनत जो थी अपने फारदेस्ट एक्सटेंट पे, मतलब मतलब काफ़ी उसने लंबा एक्सटेंशन कर लिया था, अपना एक्सपांशन कर लिया था। तो ये आपका खिलजी आप बोल सकते हो। अब उसके बाद, फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया? अब इब्न बतूता जो थे वो कौन सी कंट्री से आए थे, ये आपको बताना है। तो ये पीछे बेटा लिखा हुआ है ऑलरेडी। अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस, वाई वॉज इट इम्पोर्टेंट फॉर द मिलिट्री कमांडर टू कीप इंटरेस्ट एंड पीजेंट्री इन माइंड? ये सारी चीज़ें आपको बतानी है।
व्हाट इज़ मीन बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर होते क्या हैं और ये सारी चीज़ें बेटा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक और लास्ट क्वेश्चन चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेजन ऑन द दिल्ली सल्तनत, जो मंगोल ने इन्वेजन किया ना दिल्ली सल्तनत पे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। अब ये देखो कुछ कीवर्ड्स है, इक्ता क्या होता है, तारीख क्या होता है, तो तारीख और त्वारिख है ना, गैरिसन, मंगोल, जेंडर, खराज, ये क्या है, टैक्स है, खराज एक टैक्स है ना जो कि कल्टीवेशन पे लगाया जाता था। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कशन करी है बेटा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।